चैप्टर 1 अध्याय 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये शुरुआती चैप्टर है। इसमें हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है एक के बाद एक, स्टेप वाइज। इसे कहते हैं काल अनुक्रमिक। एक के बाद एक जो चीजें हुई हैं, इवेंट्स मतलब होता है घटनाएं, एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं जमाने से, हमें नहीं पता कब से शुरू हुई है, लेकिन 20 लाख साल पहले के बाद का हमें थोड़ा थोड़ा अकाउंट मिला है। सवाल उठता है कि हमको हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों समझनी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं, जिसमें से कुछ ये हो सकते हैं कि पहली चीज ये है कि पुराने जमाने में हुआ क्या था। जैसे आपके पिताजी आपके साथ होंगे और उन्हें हो सकता है आपके पिताजी के पिताजी आपके साथ हो, लेकिन उनके पिताजी जो होंगे वो आपके साथ नहीं होंगे। बहुत बहुत हाईली अनलाइकली है। तो उस जमाने में क्या होता था, आपके परिवार में क्या था, क्या क्या समय था, क्या कल्चर था, क्या विधि विधान थे, क्या लोगों की सोच थी, वो सब चीजें जानना अगर आप चाहेंगे तो इससे आपको बहुत सारी चीजें अपने पास्ट के बारे में पता चलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इनके क्या कल्चर थे, क्या लाइफस्टाइल था, क्या रहने किस तरीके से इनका रहन सहन था, वो सब भी हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि आपके जो परदादा हैं उन्होंने कुछ गलतियां की हो, उन्होंने कुछ ऐसी चीज की हो जिससे आप सबक ले सकते हैं। तो जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है, जैसे अगर आप देखिए जहां पर भी लड़ाइयां हो रही हैं, जिस भी दो देशों के बीच में लड़ाइयां हैं, अंग्रेज गए वहां पर, उन्होंने एक लकीर खींच दी और दो पार्ट बना दिए और फिर वो आपस में लड़ाइयां चलती रही। या फिर उसके पहले भी हिस्टोरिकली जो चीजें चल रही थी, राजाओं के बीच में किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने अपने आप से डिसाइड कर लिया, उसी के कारण सारी लड़ाइयां चल रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। तो पुराने जमाने में जो चीजें थी, क्या वहां पर थी, और आज उसको किस तरीके से, किस नजरिए से सॉल्व किया जा सकता है, इससे हमें फायदा होता है हिस्ट्री पढ़ने से। अब इसमें टाइम फ्रेम समझिएगा। हिस्ट्री में क्या होता है, जब जीसस क्राइस्ट, ये है क्रिश्चियनिटी के संस्थापक। जैसे मुसलमानों के अल्लाह है, हिंदू के भगवान है, उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट, इनका जो जन्म हुआ उसको माना जाता है 0 साल। बिल्कुल यहां पर एक तरीके से यहां से शुरुआती दौर समझते हैं कि यहां से शुरू करेंगे, इसके या तो पीछे जाएंगे या इसके आगे जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1500 साल यीशु मसीह के जन्म, अच्छा यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो तकरीबन 2000 साल पहले हुआ है। इसके पहले 2000 साल पहले, मतलब इस पॉइंट से अगर डेढ़, आज से नहीं, इस पॉइंट से अगर 1500 साल की बात आप कर रहे हैं पहले की, तो 1500 साल के पहले के बाद आप बीसी लगाएंगे, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले। अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात हो रही है तो 1500 के आगे लगाएंगे आप एडी। एडी आफ्टर डेथ नहीं होता, ये एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी। ये है क्रिश्चियनिटी के लिए। लेकिन कई लोग नॉन रिलीजियस हैं या फिर जो सेक्युलर हैं, उन्होंने कहा हम कुछ और यूज करेंगे। तो बिल्कुल सेम लॉजिक तो सेम है। उन्होंने कहा कि 1500 के आगे बीसी ना लगा के हम बीसीई लगाएंगे, बिफोर क्रिश्चियन एरा, और यहाँ जो एडी लगाया है उसकी जगह हम लगाएंगे कॉमन एरा। तो ये समझ लीजिए, ये जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके पहले और उसके बाद के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं बिफोर प्रेजेंट, वो आज का समय। जैसे मान लीजिए आज एक तारीख ले लीजिए आप, अगस्त की 2020 की, ऐसी कोई तारीख ले लीजिए। अब उस तारीख के पहले क्या हुआ, उसके आगे हम बिफोर प्रेजेंट लगाते हैं। ये सब जैसे कोई सामान मिलता है, कोई चीज मिलती है, कोई घटना मिलती है, और कोई सामान मिलता है तो उसके लिए कार्बन डेटिंग वगैरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो टाइमलाइन को हम डिवाइड करते हैं तीन स्टेज में। एक प्री हिस्ट्री होती है, प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है। इसके अलावा कहां पर लोग रहते थे, अगर हम थोड़ा अपने सबकॉन्टिनेंट की बात करें, सबकॉन्टिनेंट हमारा हिंदुस्तान प्लस आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जो बाकी एशिया से अलग दिखते हैं, अलग हैं, चाहे पहाड़ों के नाम पे अलग हो, चाहे बीच बीच में पहाड़ियां हो, मरुस्थल हो, या फिर नदियां हो, उसके हिसाब से वो संपूर्ण एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उससे हम अलग दिखते हैं। तो हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं। तो यहाँ पर कई जगह की बात मैं करूंगा। एक किरथर सुलेमान, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है आपका नर्मदा नदी के आसपास इधर पे, और ये गंगा नदी और सोन, ये जो जगह है, यहाँ पर हमको बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि लोग यहाँ रहते थे और क्या क्या करते थे। तो नॉर्मली अगर मैंने आपको ये जो जगह दिखाई, देखा होगा अपने, यहाँ पर नदियां बह रही हैं, रिवर वैलीज हैं, क्योंकि पानी की जरूरत तो जरूरी है, पानी के बगैर तो कुछ नहीं होगा, और क्योंकि पानी, हवा, खाना जरूरी है। अब यहां पर देखिएगा, ये किरथर और जो सुलेमान मैंने बताया,
फिर यहां पर है गंगा। यहां पर एक जगह के बारे में बात हुई है, वो है मगध। ये जो मगध इलाका है ये दक्षिणी बिहार का इलाका है, और यहां पर बहुत बड़े बड़े दो अंपायर यहां पर हुए। जैनिज्म बुद्धिज्म यहां पर पनपा। बहुत सारे जनपद है, महाजनपद हम जिन्हें कहते हैं, उनमें से मगध, काशी, वज्जी, ये सब 2500 साल पहले ये फ्लरिश हुए, इनका डेवलपमेंट हुआ। एक हिमालयन रीजन अगर आप देखते हैं, इसके 3 पार्ट हम कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है हाईएस्ट पहाड़ी, नीचे वाला शिवालिक है। सबसे ऊपर वाला जो है वो एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। अगर ये नेचुरल बैरियर नहीं होता तो हम लोग ठंड से मर जाते, इतनी ठंड आती। यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं आती है, उसको ये रोक लेते हैं, और मानसून को भी यहाँ रोक लेते हैं आगे से जाने से। बहुत सारी चीजें करता है हिमालय, और ये एक बैरियर की तरह काम करता है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी सब कॉन्टिनेंट के लिए। अब हिंदुस्तान का नाम कैसा है? मैं हिंदुस्तान तो बोल रहा हूं, हिंदुस्तान तो यहां पर है ही नहीं। हिंदुस्तान, कई लोग इंडिया कहते हैं, विदेश के सारे लोग इंडिया के नाम से ही जानते हैं, और भारत हम ही लोग बोलते हैं। तो ये तीनों नाम कहां से आए? हुआ ये, यहां पर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। यहां पर है ग्रीस और यहां पर है ईरान। तो यहां के जो लोग आते थे यहां पर इस जगह पे, तो ये देखते थे कि सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के जो भी ईस्ट में है, तो जो अपने घर जाते थे वापस, तो बोले कहां से आए? तो वो कहते थे हम आए हैं, क्योंकि नदी कौन सी है, इसका नाम है अंग्रेजी में इंडस कहते हैं इसको, सिंधु नदी। तो वो कहते थे हम इंडोज इलाके से आए हैं या हिंदुओं से आए हैं। तो इसी हिंदुओं से हिंदुस्तान बन गया, इसी इंडोज से इंडिया बन गया। भारत का जो नाम है वो हमारे ऋग्वेद में है। एक ऐसा इलाका है हिंदुस्तान का जहां के लोग हिंदुस्तान को भारत ही कहा करते थे, और इसका उसमें ऋग्वेद में इसमें भरत के नाम से दिया भी हुआ है। तो इस तरीके से हमारा नाम पड़ा है। अब पास्ट में जाएंगे तो हम कैसे पता करेंगे? हम तो नॉर्मल लोग हैं या और भी लोग हैं, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए जैसे हर काम के लिए कुछ ना कुछ दक्ष लोग होते हैं, कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, उसको ड्राइविंग आनी चाहिए। इसी तरीके से जो पास्ट की जानकारियां रखते हैं, उसमें 2 नाम मैं लूंगा, एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और एक हिस्टोरियंस होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम जो होता है, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन 2 लोग होते हैं, और उनका काम ही यही होता है कि वो जो पास्ट की चीजें हैं, अतीत की चीजें हैं, पहले की चीजें हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल मतलब ये होता है, मान लीजिए कि 2000 या 5000 साल पहले किसी जगह पे एक जीवन था, और फिर कोई मृत्यु हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, अंधड़ आ गया, और वो सब चीजें जमीन के नीचे दब गई। तो ये जो अवशेष मिले, वो जो अवशेष निकाले गए, उस अवशेष से हमें पता चलता है कि उस समय का क्या रहा होगा। इसको हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। अब आप देखिएगा, किसी भी मॉनेस्ट्री में जाएंगे, बड़ी मॉनेस्ट्री जो बहुत पुरानी है, या किसी टेम्पल में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको कुछ किताबें मिलेंगी जो हाथ से लिखी हो, जैसे पांडुलिपि हो, हाथ से, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, हाथ से लिखी हो, ताड़ के पत्थर पे लिखी जाती हैं ये। और फिर उसके बाद ये 2 तरीके हो गए, एक तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजी इसको कहते हैं, ये जो शब्द आता है आर्काइव से आता है, लाइब्रेरी के हिसाब से ही आता है। यहां पर क्या होता है कि जो भी पुराने जमाने में लोग रहे होंगे, उनके पास जो धातु रही होगी, वो क्या इस्तेमाल करते होंगे, वो सारी चीजें जो हमें मिली हैं, चाहे खुदाई से मिली हो या वैसे ही मिल गई हो। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे लाइन डालनी है, रेलवे लाइन डली, वहां औजार से खुदाई होनी शुरू हुई, उन्होंने कहा अरे यहाँ तो पूरा शहर है भाई, ये तो शहर देखिए। तो बस आर्कियोलॉजी वाले आते हैं और उसको एक आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित कर देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे मैंने कहा, मॉन्यूमेंट, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन। इंस्क्रिप्ट देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता है वो पत्थर पे लिखा जाता है, यानी कि मैन्यू हाथ से लिखा गया होगा, और उसको ताड़ के पत्रों पे लिखा जाता था, या बर्च, हिमालयन में एक ट्री मिलता है बर्च, उस पे लिखा जाता था। एक तो ये होगा। दूसरा होता है इंस्क्रिप्शन, पत्थर और धातु पे जो चीज लिखी जाती है, यानी खास तौर पे जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो जब जीत जाते थे या अपने आदेश लोगों को देते थे, तो वो उस हार्ड मटेरियल पे लिखवा देते थे। तो इसको हम इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं। एक ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें वो पढ़ते हैं, समझते हैं आर्कियोलॉजिकल, उससे पता चलता है उनको उस जमाने में क्या हुआ होगा। हैंड रिटन में जो बता रहा था, हाथ से लिखा हुआ, ये भी एक लिटरेरी सोर्स है। कई खा गए लोग, मतलब कीड़े खा गए, कई बेचारे इंस्क्रिप्शंस अभी रह गए, लेकिन पांडुलिपियां बहुत कम रही। तो लिटरेरी सोर्सेस इसमें मैंने बताया, रिलीजियस लिटरेचर है और सेकुलर लिटरेचर है। जैसे रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इसको हम सेकुलर, इसको हम रिलीजियस में डालेंगे, क्योंकि ये रिलीजियस है। कुरान हो गए, बाइबल हो गए। जो सेकुलर लिटरेचर है, किसी की कहानी है, किसी परिवेश के बारे में बताया गया, किसी ने किसी अपने यात्रा के बारे में बताया गया, तो इसको हम सेकुलर लिटरेचर कहते हैं। तो लिटरेचर से हमें पता चलता है कि उस जमाने में क्या हुआ होगा। अब मैंने जैसे कहा कि 2 तरीके के लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है और हिस्टोरियंस है। आर्कियोलॉजिस्ट आप देखिए,
इन्होंने इस तरीके से चीजें मिल जाती हैं, पूरा पूरा शहर मिल जाता है, और बाकी ये खोद के भी निकालते हैं। दूसरे जो ग्रुप के लोग होते हैं वो हिस्टोरियंस होते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मेन काम, जैसे मैंने आपको बताया, वो पत्थरों को, ब्रिक को, ईंटों को, कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, हस्तशिल्प कुछ है, उसको समझना, उसको पढ़ना और उसको पता लगाना कि क्या हुआ। और हिस्टोरियंस का काम क्या है कि वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें मैंने कहा पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लोहे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जो सील थी उस समय या जो कागज पत्थर थे, उनको समझना। लेकिन दोनों जो है वो जासूस का काम करते हैं, दे एक्ट एज डिटेक्टिव्स। जासूस का काम करते हैं कि भाई आज ये हुआ होगा तो पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले क्या हुआ होगा, तब से वो अपनी एक लाइव बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये बहुत हल्के से, बहुत शॉर्ट में हिस्ट्री वो बताइए मैंने इसकी समरी।